हेलो स्टूडेंट्स, आज इस चैप्टर में हम लोग एस्परजिलस में लैंगिक चरण के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको लैंगिक जनन और एस्परजिलस की संरचना और आर्थिक महत्व के बारे में बताया था। इस वीडियो में डिफरेंट स्लाइड्स के माध्यम से या डायग्राम के माध्यम से आपको मैं समझाऊंगी कि लैंगिक जनन एस्परजिलस में कैसे होता है। एस्परजिलस में एक बात ध्यान रखिएगा कि लैंगिक जनन बहुत कम देखने को मिलता है। यहाँ दो जातियाँ मेंशन करी हुई हैं, ए हर्बेरियम और एस्परजिलस रिपेंस। ये एग्जाम्पल्स हैं जिन जातियों में लैंगिक जनन देखने को मिलता है। दूसरा पॉइंट जो है, अधिकांश जातियाँ जो हैं होमोथैलिक यानी समथैलिक। समथैलिक जातियाँ किसे कहेंगे? जिस जातियों में जिस कवक जाल में दोनों जनांग यानी मेल जनांग और फीमेल जनांग एक ही कवक जाल में देखने को मिलते हैं, उन्हें हम कहते हैं होमोथैलिक और हिंदी में कहेंगे समथैलिक। एस्परजिलस हेट्रोथैलिकस यहाँ लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए। एस्परजिलस हेट्रोथैलिकस ये जाति जो है ये विषमथैलिक है, यानी यहाँ पर जो जनांग होंगे दोनों अलग अलग, फीमेल जनांग और मेल जनांग दोनों अलग अलग कवक जाल में देखने को मिलेंगे। एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि क्योंकि एस्परजिलस एस्कोमाइसिटिस का मेंबर है, यहाँ पर फीमेल जनांग को हम कहेंगे एस्कोगोनियम। एस्कोमाइसिटिस शब्द बना है एस्कोगोनियम और मेल जनांग को हम कहेंगे एंथ्रीडियम। ये फर्स्ट डायग्राम है जो आपको मैंने पहले भी दिखा चुकी हूँ कि इसमें कवक जाल एस्परजिलस का देखने को मिल रहा है। आपको पहले बताया था कि कवक जाल बहुत अत्यधिक शाखित होता है, पटयुक्त होता है और मल्टीन्यूक्लिएट होता है, और इसमें रिजर्व फूड मटेरियल जो है ऑयल ग्लोब्यूल्स होते हैं। अब करते हैं डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स, यानी सेक्स ऑर्गन्स का डेवलपमेंट कैसे होता है। अब इस डायग्राम में आप लोग देखिए कि ये कवक तंतु, जिस कवक जाल में जिस शाखा को, जिस हाइफी पर एस्कोगोनियम का निर्माण होना है, वो हाइफी नीचे के कवक जाल से थोड़ा ऊपर, आपको ब्लू कलर की हाइफी दिखाई दे रही है, यहाँ लेबल्ड है एस्कोगोनियम। तो ये जिस कवक तंतु के ऊपर एस्कोगोनियम का निर्माण होना होता है, वो कवक तंतु जो है ऊपर की तरफ उठता है, और आप देखिए ब्लू कलर का कवक तंतु ऊपर की तरफ उठ गया है और ये कवक तंतु जो है कुंडलित हो जाता है। इस सेकंड डायग्राम में आपको दिखाया जाए कुंडलित हो गया है। शुरू में ये कुंडली जो होती है काफ़ी दूर दूर होती हैं, और इस डायग्राम में, सेकंड डायग्राम में आप देखो ये कुंडलियाँ जो हैं बिल्कुल पास पास हो गई हैं, जैसे अंदर बॉल पॉइंट के आपको स्प्रिंग होता है उस तरह से ये कुंडलित है। तो जिस कवक तंतु के ऊपर फीमेल सेक्स ऑर्गन एस्कोगोनियम का निर्माण होना होता है, वो कवक तंतु ऊपर की तरफ उठता है और वो कुंडलित हो जाता है। फिर इस कवक तंतु में 3 पट का निर्माण होता है, इस तरह से कि सबसे ऊपर की कोशिका जो है वो कहलाती है ट्राइकोगाइन, उससे नीचे की कोशिका जो है वो कहलाती है एस्कोगोनियम, और तीसरी जो कोशिकाएं हैं, 2 या 3 कोशिकाएं बनती हैं, वो कहलाती हैं स्टॉक सेल। तीनों ट्राइकोगाइन, एस्कोगोनियम और स्टॉक सेल्स जो होते हैं वो मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं, और ध्यान रखिएगा ट्राइकोगोनियम और एस्कोगोनियम ये जो हैं यूनिसेलुलर होते हैं। तो ये तो हुआ डेवलपमेंट ऑफ एस्कोगोनियम यानी फीमेल सेक्स ऑर्गन। जिस तरह हुआ है उसी तरह पास की कवक तंतु पे एंथ्रीडियम का निर्माण होता है। पास के कवक तंतु पर एंथ्रीडियम का निर्माण होता है। अब आप देखिए छोटा सा कवक तंतु, यहाँ लिखा हुआ है मेल ब्रांच। तो वो ब्रांच थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठती है बिल्कुल एस्कोगोनियम की तरह, और उसमें पट्टीकरण होता है। ऊपर की जो कोशिका है वो कहलाती है एंथ्रीडियम, और नीचे की जो कोशिका है वो कहलाती है स्टॉक सेल, और दोनों स्टॉक सेल और एंथ्रीडियम या मेल ब्रांच जो है मल्टीन्यूक्लिएट होती हैं।
ये तो हुआ बच्चों डेवलपमेंट ऑफ एस्गोनियम और उसके पास में ही डेवलपमेंट ऑफ मेल ब्रांच या एंथ्रीडियम। अब क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फर्टिलाइजेशन के टाइम पे आप देखो कि जो स्प्रिंग जैसे संरचना है ये तो एस्कोगोनियम है और हल्के लाइट ग्रीन कलर की संरचना एंथ्रीडियम है। तो फर्टिलाइजेशन या निषेचन के टाइम पे ये जो एंथ्रीडियम है इसकी लेंथ जो है, लंबाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और लंबाई इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि एंथ्रीडियम का शीर्ष, नेक्स्ट डायग्राम देखिए कि एंथ्रीडियम का ये जो शीर्ष है वो एस्कोगोनियम के ट्राइकोगाइन के साथ जो है वो संपर्क में आ जाता है। इस डायग्राम में देखिए एंथ्रीडियम की लंबाई जो है बढ़ गई है और एस्कोगोनियम यानी फीमेल सेक्स ऑर्गन का जो ट्राइकोगाइन जो है वो दोनों आपस में संपर्क में आ गए हैं। जैसे दोनों संपर्क में आते हैं उनकी बीच की भित्ति जो है वो नष्ट हो जाती है और एंथ्रीडियम के जो कंटेंट्स हैं, कंटेंट्स क्या क्या हैं, प्रोटोप्लाज्म और केंद्रक जो हैं वो एस्कोगोनियम के अंदर स्थानांतरित हो जाते हैं। अब क्या है, ये पर्टिकुलर डायग्राम देखिए, ये एस्कोगोनियम का डायग्राम है। अभी मैंने बताया कि निषेचन के टाइम पे एंथ्रीडियम के जो अंतर वस्तुएं हैं वो एस्कोगोनियम के अंदर जो है स्थानांतरित हो जाती हैं। अब ये जो डायग्राम है ये एस्कोगोनियम का डायग्राम है। एस्कोगोनियम में जो है दो तरह के केंद्रक अब उपस्थित होते हैं। एक तो केंद्रक होता है पेयरिंग ऑफ न्यूक्लियर, यानी दो केंद्रक जोड़े में आपको दिखाए गए जोड़े में रहते हैं। जोड़े में एक केंद्रक जो है वो तो होता है एंथ्रीडियम का और एक केंद्रक होता है एस्कोगोनियम का। तो एक पॉजिटिव प्रभेद का केंद्रक होगा और एक नेगेटिव प्रभेद का होगा। अब जब एस्कोगोनियम के अंदर जो केंद्रक जोड़े में रहते हैं, अब इस एस्कोगोनियम के अंदर पटीकरण होता है, आपको दिखाया गया अलग अलग कोशिकाएं का निर्माण हो गया। तो ये एस्कोगोनियम के अंदर सेप्टा फॉर्मेशन होता है और इस ढंग से होता है कि हर एक कोशिका के अंदर दो दो केंद्रक उपस्थित होते हैं। अब आप देखो इसमें एक डार्क कलर का केंद्रक है और एक लाइट केंद्रक का, 1 2 3 4 चार कोशिकाएं, चारों कोशिकाएं के अंदर देखो दो दो केंद्रक है, एक केंद्रक एंथ्रीडियम का और एक एस्कोगोनियम का। और यहाँ पर लिखा है पेयरिंग ऑफ न्यूक्लियर, पेयरिंग ऑफ न्यूक्लियर मतलब केंद्रक जो है यहाँ पर जोड़े में है। अब ये तो हुआ बच्चों एस्कोगोनियम का डायग्राम जिसमें आपको फर्टिलाइजेशन निषेचन के बाद बता दिया है। अब इस डायग्राम के नेक्स्ट स्टेप देखिए, ये डायग्राम देखिए, इसमें जो है ये ऊपर का जो भाग है, ब्लू कलर का जो ऊपर का भाग है, ये तो एस्कोगोनियम हो गया, आपको बता दिया एस्कोगोनियम के अंदर पटीकरण हो गया। अब जितनी भी कोशिकाएं हैं एस्कोगोनियम के अंदर, सभी कोशिकाओं में से जो है लिखा है मैंने इधर एस्कोजिनस कवक तंतु। तो सभी एस्कोगोनियम की जितनी भी कोशिकाएं हैं जो जिनका पटीकरण हुआ है उनमें से एस्कोजिनस कवक तंतु जो है आप देख रहे हो ऊपर की तरफ लिखा हुआ है एस्कोजिनस हाइफी। तो एस्कोजिनस में एस्कोगोनियम में से ये एस्कोजिनस कवक तंतु जो है बाहर की ओर निकलते हैं। इस एस्कोजिनस कवक तंतु में भी जो है जितनी भी कोशिकाएं होती हैं, ध्यान रखिएगा उनमें हर एक कोशिका के अंदर दो केंद्रक उपस्थित होते हैं। अब इन एस्कोजिनस कवक तंतु बहुत सारे हैं। एक तंतु को हम लेते हैं एस्कोजिनस कवक तंतु, एक कवक तंतु को लेते हैं और उस कवक तंतु की शीर्ष की कोशिका लेते हैं। अब आप देखिए ये पर्टिकुलर ये एस्कोजिनस कवक तंतु की शीर्ष की कोशिका है और इसमें पिंक कलर के दो केंद्रक आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो कोशिका है इसके अंदर दो केंद्रक हैं और ये दो केंद्रक जो हैं आपको जो दिखाई दे रहे हैं, तो ये जब ये कोशिका जो है जो एस्कोगोनस की जो शीर्ष की कोशिका हैं, ये सेकंड डायग्राम में आप देखो मुड़ के हुक लाइक संरचना का इसमें निर्माण हुआ है। और ये जो हुक लाइक संरचना होती है जो एस्कोगोनियम के शीर्ष की कोशिका से बनती है, इसे हम कहते हैं क्रोजिया। अब इस हुक लाइक संरचना में जो दो केंद्र होते हैं वो आपस में फ्यूज हो जाते हैं। एज अ रिजल्ट इसमें जो है डिप्लॉयड केंद्रक हो जाता है। अब देखिए ये जो ऊपर की कोशिका है, ऊपर की कोशिका से ये
क्रोजिया यानी हुक लाइक संरचना का निर्माण हुआ है। और यहाँ पर जो डिप्लॉयड न्यूक्लियस होता है एस्कोजिनस कवक तंतु की शीर्ष की कोशिका के अंदर, इनमें कंजुगेट डिवीजन होता है, जिसकी वजह से आप देखो इस डायग्राम के अंदर 4 केंद्रक उपस्थित हैं। तो एस्कोजिनस कवक तंतु की शीर्ष की कोशिका मुड़ जाती है, क्रोजिया कहलाती है। इसमें जो 2 केंद्रक होते हैं वो आपस में फ्यूज होते हैं, एक डिप्लॉयड केंद्रक का निर्माण होता है। अब इस केंद्रक में कंजुगेट डिवीजन होती है, जिसकी वजह से आप डायग्राम में देख रहे हो पिंक कलर के 4 केंद्रक का निर्माण होता है। अब इससे नेक्स्ट डायग्राम में देखिए, जब 4 केंद्रक का निर्माण हो जाता है तो इस कोशिका में एस्कोजिनस कवक तंतु की जो शीर्ष कोशिका है जिसने ये हुक लाइक संरचना का निर्माण किया है, इसमें पट्टीकरण होता है। कैसे? एक सेल, दूसरा सेल और तीसरा सेल। तो यहाँ पर आप देखिए 2 सेल्स के अंदर तो केवल एक एक केंद्रक उपस्थित होता है, और ये जो कोशिका है इसे हम कहते हैं पेनल्टीमेट कोशिका या उपांतस्थ कोशिका। इसके अंदर आपको देखो 2 केंद्रक जोड़े में दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब ये जो केंद्रक हैं ये आपस में फ्यूज हो जाते हैं। अब फ्यूज होने के बाद आप देखो ये डायग्राम में डिप्लॉयड केंद्रक का निर्माण हुआ है। अब इस जो डिप्लॉयड केंद्रक है इसमें प्रथम डिवीजन माइटोटिक डिवीजन, समसूत्री विभाजन, और सेकंड डिवीजन जो है अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप पहले 2 दिखाए हैं, फिर 4 केंद्रक, और अब देखो समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन होने के बाद ये 8 केंद्रक जो हैं इस कोशिका के अंदर उनका निर्माण हो गया है। तो ध्यान रखना कि कोशिका में प्रथम डिवीजन समसूत्री, उसके बाद अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप 8 केंद्रक का निर्माण होता है। और जिस कोशिका के अंदर ये केंद्रक का निर्माण होता है ये कोशिका कहलाती है एस्कस मातृ कोशिका या एस्कस मदर सेल। मतलब ये कोशिका दीर्घित होके एस्कस का निर्माण करती है। एस्कस क्या होता है? एस्कोमाइसिटिस क्लास में थैलीनुमा संरचना का निर्माण होता है, जिसे हम कहते हैं एस्कस। अब ये जो संरचना है इस डायग्राम में दिखाइए, ये एस्कस है, और इसके अंदर जो है 8 जो है केंद्रक हैं, वो केंद्रक दीर्घित होके 8 एस्को बीजाणु का निर्माण करते हैं। अब ये तो हुआ एस्कस का निर्माण और उसके अंदर 8 एस्को बीजाणु। इसी तरह बहुत सारे जो है इसी तरह आप इस डायग्राम को देखिए, बहुत सारे एसआई का निर्माण होता है। एक होगा तो हम कहेंगे एस्कस, और एक से अधिक होंगे तो उन्हें कहेंगे एसआई। तो ये जो है बहुत सारे एसआई का निर्माण आपको दिखाया गया है, और यहाँ एसआई के अंदर, हर एक एसआई के अंदर 8 जो हैं एस्को बीजाणु प्रेजेंट हैं। अब इस डायग्राम में आप क्या होता है कि जैसे जैसे ये जो गोल डायग्राम है ये एस्परजिलस का फलन पिंड है। फलन पिंड इसे हम कहते हैं क्लिस्टोथीशियम। आपको बच्चों ने बताया कि कैसे एस्कस का निर्माण होता है। तो आप देखिए कि जैसे जैसे एस्कस का निर्माण होता है तो जब एसोगोनियम और एंथीडियम आपस में इनका निषेचन होता है, इस प्रोसेस के साथ धीरे धीरे जो बंधे कवक तंतु हैं कवक जाल में, वो पूरे एसोगोनियम और एंथीडियम के आसपास ये भित्ति का जो है निर्माण कर लेते हैं। और ये भित्ति जो है, ये पीली भित्ति, ये कहलाती है वॉल। ये जो है पीली कलर की जो भित्ति है ये फलन पिंड की वॉल कहलाती है, और जो भित्ति होती है वो बंधे कवक तंतुओं से बनती है। अब ये जो फलन पिंड है एस्परजिलस में, इसे कहते हैं क्लिस्टोथीशियम। कितनी बार शॉर्ट नोट भी इसके ऊपर आ जाता है। तो ये गोल बॉल रूपी संरचना होती है। इसकी बाहर की जो वॉल होती है वो स्टेराइल होती है, और जो बॉल अंदर से खोखली होती है उस खोखली संरचना में जो है एसआई तैरते हुए नज़र आते हैं। तो बहुत सारे एसआई
इस तरह इस बॉल रूपी संरचना यानी क्लिस्टोथीशियम के अंदर उनका निर्माण होता है। और जब ये क्लिस्टोथीशियम जल एब्जॉर्ब अवशोषित करता है तो इसकी जो भित्ति है बाहर की वो फट जाती है और एस्को बीजाणु जो है बाहर आ जाते हैं और एस्को बीजाणु जो है अंकुरित होके नए कवक जाल का निर्माण करते हैं। अब आप देखो ये पूरी लाइफ साइकिल यहाँ दिखाइए, ये डायग्राम में देखो आप लोग कि ये माइसीलियम है। ये इस डायग्राम में डेवलपमेंट दिखाया गया है एस्कोगोनियम का और एंथीरियम का। यहाँ जो है आपको फर्टिलाइजेशन का निषेचन की क्रिया दिखाई गई है। यहाँ पर एस्कोजिनस कवक तंतु का निर्माण हुआ है। इसके बाद एस्कोजिनस कवक तंतु की जो शीर्ष की कोशिका है उसमें आपको दिखाया गया है 4 केंद्रक का निर्माण होता है। 4 केंद्रक के निर्माण के बाद पटीकरण होता है और 3 कोशिकाओं का निर्माण होता है और ये उपांतस्थ कोशिका जो है ये दीर्घित होके एस्कस मदर सेल का निर्माण करती है और एस्कस मदर सेल दीर्घित होके एस्कस का निर्माण करता है। इस निर्माण के साथ साथ ही एस्कोगोनियम और एंथीरियम के नीचे की जो कवक तंतु हैं वो पूरे सेक्सुअल एपरेटस को घेर लेते हैं और गोल बॉल रूपी संरचना जिसे हम फलन पिंड कहते हैं और एस्परजिलस के अंदर जो फलन पिंड है उसे क्लिस्टोथीशियम कहते हैं, उसका निर्माण होता है। एग्ज़ाम में ये शॉर्ट नोट आ जाता है क्लिस्टोथीशियम या कौन सा कवक है जिसमें क्लिस्टोथीशियम का निर्माण होता है या एस्परजिलस के फलन पिंड को क्या कहते हैं। तो एस्परजिलस के फलन पिंड को बच्चों कहते हैं क्लिस्टोथीशियम और ये आपकी इसमें संरचना दिखाई गई है। ये पूरा डायग्राम जो है आपको नीचे दिखाया गया है। सेक्सुअल साइकिल है यानी लैंगिक जनन इसमें कैसे संपन्न होता है। तो ये तो हुआ स्टूडेंट्स आपका कंप्लीट हो गया एस्परजिलस। और नेक्स्ट चैप्टर में हम दूसरा कवक लेते हैं क्लेविसेप्स। थैंक यू।